अरमान के आते ही पूरी की पूरी पार्टी का नक्शा बदल चुका था। वहीं आहान और ध्रुव दोनों ने आपस में हाई फाई किया था, क्योंकि वह तो जानते थे कि जब वह आस्था भाभी का नाम लेंगे तो अरमान हर हाल में आएगा। अरमान को अपने सामने देखकर कहीं ना कहीं शायद अरमान आस्था को पसंद करता है। अब उनका शक यकीन में बदल चुका था। अरमान के वहां आने से 4 चांद लग चुके थे। लड़कियां बहाने से अरमान के पास जाकर खड़े होने लगी थी, लेकिन टाइगर तुरंत अरमान के सामने आकर खड़ा हो जाता था और किसी भी लड़की को उसने अरमान के आसपास भी नहीं फटकने दिया था। इतना ही नहीं, कुछ लड़कियां तो टाइगर को देखकर उस पर बुरी तरह से मरमिटी थी, लेकिन टाइगर की नजरें जैसे ही उस लड़की पर पड़ती, वो लड़की तुरंत वहां से गायब हो जाती, क्योंकि उसकी नजरों में ही इतना ज्यादा खतरनाकपन था, जिसकी वजह से कोई भी अब उनके आसपास नहीं भटक रहा था। वहीं ध्रुव और आहान एक दूसरे के कानों में कानाफूसी करते हुए कहने लगे थे, यार इस टाइगर का कुछ करना पड़ेगा, ये तो भाई के साथ ऐसे चिपका पड़ा है जैसे कि फेविकोल का जोड़ इन दोनों से चिपक गया हो। अब क्या करें, ये टाइगर तो किसी लड़की को भाई के आसपास भी भटकने नहीं दे रहा। तो भाभी आएंगी तब क्या होगा। तब ध्रुव और आहान बोले थे, तू फिक्र मत कर, अभी फिलहाल अरमान भाई आ गए हैं, यही बात बहुत है, चल मैं मिलकर आता हूँ। ऐसा बोलकर जल्दी ही ध्रुव अरमान के सामने खड़ा हो गया था और बोला था, थैंक यू सो मच भाई कि आप मेरी बर्थडे पार्टी में आए। ऐसा बोलकर उसने अरमान को गले से लगा लिया था और अरमान ने केवल उसे एक सपाट लुक दिया था, उसे ज्यादा कुछ नहीं बोला था। तभी दादाजी की नजरें भी अरमान पर गई थी और मन ही मन में वह भी वही सोच रहे थे जो इस वक्त ध्रुव और आहान सोच रहे थे। लेकिन फिलहाल तो वह बस बेसब्री से आस्था के आने का इंतजार कर रहे थे। आस्था की नानी माँ ने आस्था को एक रेड कलर की बड़ी ही खूबसूरत सी साड़ी निकाल कर दी थी और साड़ी देखकर आस्था अपनी नानी माँ से बोली थी, लेकिन नानी माँ हम ये साड़ी कैसे पहनेगी, आप अच्छी तरह से जानती है कि हमें साड़ी पहनना नहीं आता। तब नानी माँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा था और बोली थी, मेरी बच्ची यह साड़ी तेरी माँ की साड़ी है जो मैंने आज तक संभाल कर रखी हुई है, आज मैं तुझे अपने हाथों से तैयार करूंगी। ऐसा बोलकर नानी माँ ने जल्दी ही आस्था को बड़ी ही खूबसूरत सी जो एकदम प्लेन रेड कलर की साड़ी थी, साथ ही साथ उसमें ब्लैक रंग का एम्ब्रॉयडरी वर्क था जो बिल्कुल बारीक से लेंथ का था, वो साड़ी बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जैसे ही आस्था ने उस साड़ी को पहना तो अब इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि साड़ी ज्यादा खूबसूरत थी या फिर आस्था। नानी माँ ने अपने हाथों से आस्था को रेड रंग की चूड़ियां पहनाई थी। हालांकि आस्था ने रोका भी था कि वो इस तरह से उसे तैयार क्यों कर रही है, क्योंकि उसकी शादी अब ज्यादा दिन नहीं रुकेगी, वो केवल नाम की शादी है। लेकिन नानी माँ ने उसे डांट दिया था और बोली थी, चाहे ये नाम की शादी हो या कैसी भी शादी हो, लेकिन तेरी शादी हो चुकी है तो तुझे शादीशुदा की तरह ही तैयार होना चाहिए। ऐसा बोलकर नानी माँ ने आस्था को बड़ी ही सादी सी ज्वेलरी पहनी थी, गले में केवल मंगलसूत्र था। अब नानी माँ के कहने पर आस्था को थोड़ा सा सिंदूर भी लगाना पड़ा था, साथ ही साथ उसे साड़ी के मैचिंग रेड कलर के उसने ईयरिंग भी पहने थे। उस साड़ी में से आस्था का हल्का हल्का पेट और कमर दिखाई दे रही थी जो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। अब आस्था को इतना खूबसूरत देखने के बाद नानी माँ की नज़र तो आस्था पर से हट ही नहीं रही थी। हालांकि आस्था की कमर पेट पर हल्के हल्के ना दिखने वाले मामूली से निशान मौजूद थे जो कि अरमान ने उसे दिए थे, लेकिन आस्था ने उन्हें हल्के से फाउंडेशन और कम्पैक्ट पाउडर से कवर कर लिया था। और आस्था की खूबसूरत होठों को किसी तरह की लिपस्टिक की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी नानी माँ के इसरार पर उसने हल्का सा लिप क्लोज अपने होठों पर लगा लिया था और अपनी खूबसूरत आंखों में उसने हल्का सा काजल लगाया था और अपने बालों को खुला रखा था। आस्था की खूबसूरती इस वक्त देखने लायक थी। जल्दी ही बाहर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी और जैसे ही आस्था ने यह देखा कि उसकी मामी और प्रियंका भी पूरी तरह से तैयार थी, पर प्रियंका ने तो एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। उसने ब्लैक रंग की शॉर्ट ड्रेस जो कि स्लीवलेस थी और उसकी थाई तक ही वो ड्रेस थी। अब आस्था और नानी माँ दोनों ही उसे देखकर चौंक गए थे। तब प्रियंका आस्था का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी थी, यह क्या पहना है तूने, साड़ी पहनी है, सच में तू गवार की गवार ही रहेगी, ये देख इतनी बड़ी पार्टी में इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं जैसे मैंने पहने ही समझी तू। तभी नानी माँ बोली थी, यह कपड़े हैं, ये तुझे कहाँ से कपड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तूने एक छोटा सा काले रंग का तौलिया अपने शरीर पर लपेट लिया हो, तू ये कपड़े पहनकर वहां जाएगी, क्या तुझे शर्म नहीं आएगी, क्या तेरे माँ बाप की आंखें फूट गई है। अब नानी माँ ने जल्दी ही प्रियंका की क्लास लेनी शुरू कर दी थी और प्रियंका गुस्से से मन मन में बड़बड़ाने लगी थी कि यह बुढ़िया मुझे नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। तब तुरंत सीमा वहां आई थी और बोली थी, अरे सासू माँ ये आप कैसी बातें कर रही है, और वैसे भी आजकल का फैशन है तो प्लीज़ आप मेरी बेटी को इस तरह से परेशान मत कीजिए, और मेरी बेटी इसमें बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही है और आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह से मेरी बेटी की खूबसूरती पर किसी भी तरह का कोई उंगली उठाए या फिर उसे डांटे। ऐसा बोलकर सीमा जी ने दादी माँ को चुप कर दिया था और मनोज तो बिल्कुल चुप हो गए थे। उन्होंने अपने बिजनेस सूट पहना था और सीमा जी ने भी आज बिल्कुल स्लीवलेस ब्लाउज की साड़ी पहनी थी जिसमें वह भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और फैंसी लग रही थी। आस्था ने दादी माँ को ज़्यादा कुछ कहने से रोक दिया था और जल्दी ही उन्हें बाहर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, तो इसका मतलब साफ था कि डॉक्टर रश्मि गाड़ियों के साथ बाहर आस्था का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही डॉक्टर रश्मि की नज़र आस्था पर पड़ी तो वो पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि आज तक आस्था को उन्होंने केवल सूट में तैयार अनारकली कपड़ों इन सब में ही देखा था, लेकिन आज तो आस्था की खूबसूरती देखने के बाद डॉक्टर रश्मि भी हैरान थी।
वहीं डॉक्टर रश्मि ने भी आने आज एक ब्लैक रंग का गाउन पहना था, जिसमें डॉक्टर रश्मि भी बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। जल्दी ही डॉक्टर रश्मि नानी माँ से मिली थी और एक साथ गाड़ी में बैठकर वो लोग भी आकाश के विला की ओर रवाना हो चुके थे। आहान ने रश्मि को लाइव लोकेशन सेंड कर दी थी कि इस वक्त वह कहाँ है। रश्मि और आस्था अनजान खतरों से अनजान आकाश के विला की ओर बढ़ने लगे थी। वहीं दूसरी ओर डेविड ने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी कि इस वक्त अरमान सिंघानिया कहाँ है। पहले तो उसने वसुंधरा जी से एक मीटिंग की थी। वसुंधरा जी ने रंजीत को बता दिया था कि वह डेविड को अरमान की सारी इन्फॉर्मेशन दे, तो इसीलिए डेविड ने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी कि इस वक्त अरमान सिंघानिया आकाश के विला में पार्टी एंजॉय कर रहा है। तो इसीलिए डेविड और मारिया ने भी उस पार्टी में जाने का फैसला कर लिया था। मारिया ये तो जानती थी कि डेविड क्या करना चाहता है, इसीलिए वह भी अब डेविड के साथ जाने लगी थी। हालांकि डेविड ने मारिया को रोका भी था कि वो इस तरह से खतरे में उसके साथ न जाए, लेकिन मारिया ने जिद ही पकड़ ली थी कि वह डेविड के साथ जाएगी। जल्दी ही वो लोग आकाश के विला की ओर रवाना हो चुके थे और उन्होंने वसुंधरा जी साथ साथ रंजीत ने पूरे इंतजाम कर दिए थे कि पार्टी में वो लोग कैसे जाए। उन्होंने आह्वान के कुछ दोस्तों को अगवा कर लिया था और उनसे पार्टी के इनविटेशन कार्ड ले लिए थे और वह दोनों कार्ड दोनों दोस्तों से लेकर मारिया और डेविड को थमा दिए थे। आह्वान के ग्रुप की सारी लड़कियां तो आ गई थी, केवल उसके एक दो दोस्त नहीं आए थे, तो आहान ने उन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था और उसी का फायदा उठाकर डेविड और मारिया आकाश के विला में जाने लगे थे। अरमान सिंघानिया उस पार्टी में तो पहुंच चुका था, लेकिन वह हर एक मेहमानों को देख चुका था, लेकिन वह जिस चेहरे को देखना चाहता था वह चेहरा उसे अभी तक दिखाई नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसका पारा बढ़ता जा रहा था। क्योंकि वो पार्टी में सिर्फ और सिर्फ आस्था के लिए आया था, लेकिन आस्था उसे दूर से दूर तक दिखाई नहीं दी थी और अब टाइगर की वजह से एक भी लड़की अरमान की तरफ नहीं आ रही थी, क्योंकि टाइगर हर एक लड़की को जो भी अरमान की तरफ बढ़ रही थी उसे वहीं रोक दिया करता था और कोल्ड वॉइस में उसे अरमान से यानी अपने किंग से दूर रहने के लिए बोला करता था। वो जल्दी ही डॉक्टर रश्मि ने आह्वान को मैसेज किया था कि वो केवल 5 से 7 मिनट में पहुंचने ही वाले हैं और ध्रुव आह्वान के प्लान के मुताबिक जैसे ही आस्था ये सब पार्टी में एंटर करेगी उस पर पूरी तरह से स्पॉटलाइट डाली जाएगी ताकि अरमान अच्छी तरह से आस्था को देख सके, क्योंकि अरमान की आंखों की बेचैनी वो दोनों ही महसूस कर सकते थे। अरमान की बेचैनी को खत्म करने के लिए उन्होंने आस्था पर सीधे सीधे स्पॉटलाइट डालने का प्लान बनाया था और जल्दी ही 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आकाश के विला के बाहर गाड़ी आ चुकी थी। आकाश का विला बाहर से देखने पर काफी मामूली सा लग रहा था, जिससे प्रियंका और उसकी मां का चेहरा उतर गया था। वही रश्मि भी हैरान थी कि क्या वाकई आहान ने इस जगह पर पार्टी रखी है, क्योंकि बाहर से लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें थी जिसके अंदर क्या था क्या नहीं उन्हें कोई आइडिया नहीं था और बाहर से कुछ ज्यादा खास नहीं था, तो इसीलिए उन्हें थोड़ी सी मायूसी हुई थी। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और गाड़ी वहां आकर रुकी थी। उस गाड़ी में डेविड और मारिया थे। अब जैसे ही डेविड की नज़र आस्था और रश्मि पर पड़ी तो वह उन्हें देखता रहा था। कहीं ना कहीं आस्था को देखकर उसके मन में कुछ अच्छे विचार नहीं आए थे, क्योंकि आस्था की खूबसूरती ही ऐसी थी। वही मारिया, आस्था को देखकर मारिया की आंखें एकदम कोल सी हो गई थी, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा था। डेविड की बाहों में हाथ डालकर वह जल्दी ही उसे पार्टी में जाने लगी थी। डेविड को तो इस बात की पूरी तरह से गलतफहमी थी कि वह एक अंडरवर्ल्ड शार्प शूटर है और उसके बारे में यहाँ किसी को कुछ नहीं पता होगा। वैसे भी यह बिजनेसमैन के नॉर्मल पार्टी थी, तो भला इसमें उसे कौन पहचानने वाला था। लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे को एक छोटे से मास्क से कवर किया था जो उसने अपनी आंखों पर लगाया था, जिससे उसका चेहरा थोड़ा सा ढका था। लेकिन मारिया एकदम हाई हील्स और शॉर्ट्स ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी और जल्दी ही वो लोग एक साथ उस पार्टी के अंदर जाने लगे थे। लेकिन उससे पहले कितनी सारे सिक्योरिटीज वहां आ गए थे, जिन्होंने डेविड और मारिया को अच्छे से चेक करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही आस्था वहां आई वो सभी सिक्योरिटी एकदम से पीछे हो गई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। ये देखकर उसके मामा मामी प्रियंका पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। वहीं नानी माँ ये देखकर मुस्कुराने लगी थी और बोली थी, यह सब क्या हो रहा है, हमारी आस्था बिटिया के सामने सिक्योरिटी ऐसे सर की झुका रही है, जबकि अभी जो लोग गए उनकी तो उन्होंने अच्छी तरह से तलाशी ली। तब रश्मि ने कहा था, अरे नानी माँ, यह इस तरह से मेहमानों को अंदर वेलकम करने का तरीका है, आप प्लीज चलिए। ऐसा बोलकर जल्दी वो लोग विला के अंदर गए थे और जैसे ही वो विला में गए और विला में घुसते ही उनकी मुलाकात सबसे पहले फूलों के गार्डन से हुई और गार्डन चारों तरफ लगे हुए बड़े ही खूबसूरत से फाउंटेन की पौधों फूलों पर गिर रहे थे। वो बड़े ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे। एक पल के लिए प्रियंका और उसकी मां के मन में उस जगह को लेकर सवाल आया था। वह ये देखकर पूरी तरह से रफ चक्कर हो चुका था। वहां की खूबसूरती में वो लोग पूरी तरह से खो गए थे। जल्दी ही इससे पहले कि वो लोग अंदर जाते हैं, आहान तुरंत दौड़कर बाहर आया था, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने उन्हें पहले ही मैसेज कर दिया था। आह्वान ने जैसे ही आस्था को देखा तो देखता रहता और बोला, वाओ वो भाभी, यू लुकिंग सो गॉर्जियस। ऐसा कहकर उसने आस्था की तारीफ की थी और रश्मि को बोला था, रश्मि दीदी आप तो कहरदा रही है। ऐसा कहकर आहान मुस्कुरा दिया था। जल्दी ही आहान ने नानी माँ को साइड हग किया था और बोला था, सब एक तरफ लेकिन आपकी खूबसूरती एक तरफ। ऐसा कहकर आहान मुस्कुराने लगा था और दादी माँ ने हल्का सा उसके गाल पर चपत लगा दी थी और बोली थी, बदमाश कितना तंग करेगा। ऐसा बोलकर दादी माँ ने आहान के माथे को चूम लिया था। उन दोनों को देखकर ही लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों की यह सेकंड मुलाकात है। वह दोनों काफी ज्यादा घुल मिल गए थे।
जल्दी ही आहान आस्था से बोला था, भाभी आप आइए प्लीज मेरे साथ आइए। ऐसा बोलकर वह आस्था को आगे आगे लेकर जाने लगा था। वही प्रियंका और उसकी माँ को आस्था का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन फिलहाल वे आस्था के थ्रू हुई उस पार्टी में आए थे तो वह ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकती थी। वो केवल शांति से ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। वही दूसरी और अरमान जिसे पार्टी में आए 25 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, उसके लिए वहां रुके रहना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि इतना ज़्यादा इंतजार वो कहीं भी नहीं और किसी के लिए भी नहीं कर सकता था। इसीलिए अरमान ने टाइगर की ओर देखा था और बोला, चलो यहाँ से टाइम वेस्ट हो गया यहाँ आकर। ऐसा बोलकर अरमान एक नज़र सबकी ओर देखता हुआ जल्द ही एग्जिट गेट की ओर तरफ जाने लगा था। लेकिन ठीक उसी वक्त पूरे के पूरे हॉल की लाइट्स अचानक से बंद कर दी गई थी और अरमान जिस जगह से जा रहा था उस जगह वो रुक गया था। और जल्दी एक स्पॉटलाइट एक बड़ी ही खूबसूरत सी परी पर पड़ी थी। आस्था एकदम लाल परी लग रही थी जो कि बड़ी ही खूबसूरत थी। आस्था का पूरा बदन उस स्पॉटलाइट में और भी ज्यादा चमक रहा था और बेहद बेहद खूबसूरत लग रहा था। अभी इस तरह से अचानक से जैसे ही स्पॉटलाइट आस्था के ऊपर पड़ी तो आस्था थोड़ा सा घबरा गई थी और घबराहट के मारे वो अपने होठों को अपने दांतों से काटने लगी थी। वहां जितनी भी उस वक्त लड़कियां मौजूद थी, आस्था की खूबसूरती को देखकर पूरी तरह से जल भूनकर राख हो चुकी थी। वही अरमान जो कि बाहर की तरफ जा रहा था, अचानक से उसके कदम रुक गए और वह आस्था को बेतहाशा खोया खोया सा देख रहा था। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक आस्था को देखना शुरू कर दिया था और आस्था की खूबसूरत सी कमर देखकर उसका गला पूरी तरह से सूखने लगा था। साथ ही साथ जैसे ही उसकी नज़र आस्था की मांग में सिंदूर पर और उसके गले में उसके मंगलसूत्र में पड़ी तो अरमान को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत अच्छा लगा था। वही टाइगर अरमान को देखकर हैरान था। वह सोचने लगा कि वो अभी तो हम बाहर जा रहे थे, फिर अचानक से रुक क्यों गए और ये लाइट को क्या हुआ है। और जब टाइगर ने भी सब लोगों की तरह आस्था की ओर देखा तो वह भी हैरान हो गया कि ये लड़की कौन है। आज से पहले तो इन्हें यहाँ नहीं देखा। फिर जल्दी ही चारों तरफ तालियां की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी और हॉल की पूरी लाइट्स ऑन हो चुकी थी, क्योंकि आस्था उस वक्त स्पॉटलाइट की जगह पर अकेली खड़ी थी, इसलिए वो सबके अट्रैक्शन का केंद्र बन गई थी। और जल्दी ही ध्रुव आस्था के पास आ गया, उसे साइड हक करके बोला, थैंक यू सो मच भाभी मेरे बर्थडे पार्टी में आने के लिए। ऐसा कहकर ध्रुव ने आस्था को गले से लगाया, लेकिन ये देखकर अरमान की आंखें बेहद सर्द हो गई थी। ध्रुव ने जैसे ही आस्था के कंधे पर हाथ रखा था, ये देखकर अरमान की आंखें अंगारे बरसा रही थी। वही टाइगर ने केवल एक नज़र आस्था को देखा था, फिर उसका पूरा ध्यान उस वक्त अपने किंग पर था और अरमान के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार उसके किंग को हुआ क्या है। तभी दादाजी की प्यार भरी आवाज़ सुनाई दी। दादाजी बड़ी खुशी से बोले, आस्था बेटी। जल्दी से जाकर दादाजी ने आस्था को गले से लगा लिया था। वही आस्था भी दादाजी से मिलकर बेहद खुश थी और एक एक करके दादाजी उसके पूरे परिवार से मिलने लगे थे और नानी माँ से मिलते हुए दादाजी बहुत खुश हुए थे। लेकिन आस्था की नज़र अभी तक अरमान पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि अरमान उस वक्त एग्जिट गेट की तरफ था, क्योंकि वह वहां से जाना चाहता था। लेकिन आस्था को देखकर उसके कदम खुद बेखुद ही रुक गए थे। वही आकाश आस्था को देखकर खुश था, लेकिन जैसे ही आकाश की नज़रें आस्था के ठीक पीछे खड़ी हुई रश्मि पर पड़ी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी स्पॉटलाइट रश्मि पर भी पड़ रही थी, तब आकाश पूरी तरह से शोक हो गया था। एक पल को वह भी रश्मि की खूबसूरती में खो गया था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नज़रें फेर ली थी। जल्दी ही रश्मि भी दादाजी जोरों शोरों से मिली थी और सभी एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए थे। तभी डेविड ने मारिया के कानों में कनाफूसी की कि ये लड़की कौन है, सब लोग इसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। तब मारिया एकदम शांत और कोल्ड वॉइस में बोली, ये है मैसेज आस्था अरमान सिंघानिया। ये सुनकर डेविड पूरी तरह से चौंक गया था कि मारिया को ये कैसे पता चला कि ये लड़की आस्था सिंघानिया है, जबकि उसने तो खुद अरमान की सारी डिटेल्स निकलवाई थी। फिर मारिया को ये कैसे पता चला। वही मारिया का चेहरा उस वक्त बेहद सपाट था। उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई इमोशंस नहीं था, ना दुख का, ना गम, ना खुशी थी, ना प्यार, ना दर्द, कुछ भी नहीं था। केवल सपाट चेहरा लिए वह बारी बारी से सबको देख रही थी। तभी मारिया की नज़र टाइगर पर जाकर थम गई थी। एक पल को उसने टाइगर को देखा, लेकिन उसके बाद उसने अपनी आंखें टाइगर पर से हटा ली थी और अरमान की ओर देखकर वह डेविड से को बोली, अब तुम्हें इस बात के बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये कैसे पता चला कि यह लड़की आस्था अरमान सिंघानिया है। मुझे लगता है कि तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो वह करो, तब तक मैं पार्टी एंजॉय कर लेती हूँ। ऐसा कहकर अपनी हाई हिल पर चलकर जल्दी ही मारिया छोटे से बार में चली गई थी। वहां जाकर ड्रिंक करने लगी थी। डेविड अब मारिया का इस तरह का बर्ताव देखकर पूरी तरह से चौंक गया था, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान जल्दी ही अरमान पर चला गया था और वह कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां से वह आराम से बैठकर अरमान पर फायर कर सके। अब जैसे ही आस्था पार्टी में आई, ध्रुव तो खुश हो ही गया था, लेकिन ध्रुव को जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया था कि कोई उसे अपनी गहरी नज़रों के घेरे में लिया हुआ है। और इस बात का एहसास होते ही जैसे ही उसने अपने आसपास अपने नज़रें घुमाकर देखा तो उसकी नज़र अरमान पर पड़ी तो तुरंत पीछे हटकर खड़ा हो गया था। आस्था से 2 कदम पीछे खड़ा हो गया था।
तभी टाइगर अरमान के पास गया था और परमिशन मांगते हुए बोला, किंग अब हम चले। लेकिन अरमान टाइगर की बिना किसी का जवाब दिए तुरंत जाकर एक जगह राजाओं की तरह बैठ गया था और आस्था को देखने लगा था। आस्था की नजरें अभी भी तक अरमान पर नहीं गई थी, वह तो बस खुशी से सबके साथ मुस्कुरा रही थी। सबको एक साथ वहां देखकर वो बहुत खुश थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका सबके साथ एक गहरा सा अटैचमेंट हो गया था, तो उसे उस वक्त वहां आकर बहुत खुशी हो रही थी। तभी आहान खुशी के मारे झूमते हुए बोला, भाभी चलो ना केक कटिंग करते हैं। तब आस्था हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन ध्रुव जी हम भला केक कैसे कट कर सकते हैं, आपका बर्थडे है, प्लीज आपका केक कट कीजिए। तब ध्रुव कुछ पल सोचकर बोला, हाँ ये मेरा बर्थडे है, लेकिन आपके आने के बाद यह मेरा पहला बर्थडे है, तो मैं अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर अंडरस्को उसने आस्था को बहुत ही ज्यादा इज्जत दी थी, जिसे देखकर प्रियंका जल भुन गई थी। और प्रियंका सोचने लगी कि इस लड़की के तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं, पता नहीं इसने किस तरह से इन सबको अपने कब्जे में लिया है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तभी प्रियंका जल्दी ही बहाने से एक जगह जाकर खड़ी हो गई थी और वहां पर कुछ जूस रखे हुए थे। उस जूस में उसने जल्दी ही कुछ दवाई की ड्रॉप्स डाल दी थी। वो ड्रॉप्स कुछ और नहीं बल्कि गहरी नशे की दवाएं थी, जिन्हें वह आस्था को पिलाना चाहती थी। और अगर आस्था एक बार वह जूस पी लेती है तो उसके बाद आस्था की हालत ऐसी हो जाएगी कि वह अपने पूरे कपड़े वहां उतारने पर मजबूर हो जाएंगी। और प्रियंका कहीं ना कहीं आस्था को उस पार्टी में नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने बड़े बड़े लोग आस्था को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। इसीलिए उसने आस्था को पूरी महफिल में बेइज्जत करने का प्लान बनाया था। वही आस्था इस बात से बेखबर कि इस वक्त दो गहरी नजरें उसे ही देख रही है, वह केवल मुस्कुराकर सबसे बात कर रही थी। तभी अचानक डॉक्टर रश्मि की निगाह दादाजी के ठीक पीछे खड़े हुए आकाश पर गई थी। आकाश को देखकर डॉक्टर रश्मि ने अपनी नजरें फेर ली थी, जिन्हें आकाश ने महसूस कर लिया था, लेकिन उसने इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि वह जानता है कि डॉक्टर रश्मि उससे नाराज है। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी बड़ा सा एक केक लाया गया था और ध्रुव ने जल्दी से केक कट के करके सबसे पहले बाइट दादाजी को खिलाया। उसके बाद आस्था को खिलाया। आस्था बहुत मुस्कुरा रही थी। एक तो आस्था इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई उसे देख रहा था, खासकर उसकी खूबसूरत सी पतली सी कमर को, जहां पर अरमान सिंघानिया की भी नजर थी। और वह पूरी तरह से डेस्परेटली अभी आस्था की खूबसूरत कमर को देख रहा था, तो कभी उसके खूबसूरत होठों को देख रहा था। आस्था से वह 2 से 3 दिन ही दूर था, लेकिन आज आस्था को देखने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि वह उससे कितने सालों से दूर हो, और वह अपनी भरपूर निगाहों का इस्तेमाल करते हुए आस्था को देखकर अपनी प्यास बुझा रहा था। जल्दी केक कट हो चुका था और वही प्रियंका जल्दी ही वो 2 ड्रिंक अपने हाथ में लिए आस्था के पास आकर बोली, अरे आस्था, मैं कब से देख रही थी, तूने कुछ खाया ही नहीं, पहले इसे पी लो, फटाफट से कुछ ऑरेंज जूस पी लो, वह तुम्हें अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर जूस का गिलास उसने आस्था के हाथों में थमा दिया था। लेकिन नानी माँ, जो कि काफी ज्यादा बुजुर्ग थी, लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा उच्च नीच और दुनिया उन्होंने देख रखी थी, प्रियंका का एकदम से इतना स्वीट होना उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया था। और फटाफट से नानी माँ ने वह जूस आस्था के हाथ से लिया था और बोली, अरे प्रियंका बेटी, अभी अभी तो आए हैं, और वैसे भी अगर ये जूस नहीं पीती तू तो जानती है ना, इसे सर्दी हो जाती है, वैसे भी ये ठंडा जूस बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसे क्या सूट करता है क्या नहीं, जब इसे कुछ खाना पीना होगा तो मैं इसे खिला लूंगी, तू फिक्र मत कर, तू ही पी ले इस जूस को। ऐसा कहकर नानी माँ ने तुरंत वह जूस वापस से प्रियंका के हाथों में थमा दिया था। अब तो प्रियंका का पारा बढ़ चुका था और वह मेरी मन में बड़बाई कि आखिर ये खूसट बुढ़िया कब तक इस आस्था को बचाएगी। ये सोचते हुए प्रियंका अपने पैर पटकते हुए प्रियंका ने वह जूस का गिलास वापस ले जाकर वहीं काउंटर पर रख दिया था और सब कुछ खड़ी होकर पार्टी देखने लगी थी। और प्रियंका उसके बाद अपनी माँ के पास चली गई थी और दोनों माँ बेटी अच्छी तरह से पार्टी के बढ़िया स्वादिष्ट खाने का लुत्फ लेने लगी थी और सेल्फी और रील्स वगैरह बनाकर पोस्ट करने लगी थी। तभी केक कटिंग के बाद कुछ कपल्स डांस स्टार्ट हो चुका था। आहान डॉक्टर रश्मि का हाथ पकड़कर उसे फ्लो पर ले आया था और हंसते हुए बोला, दीदी आप मेरे साथ डांस करें प्लीज। ऐसा बोलकर वह डांस फ्लो पर डांस करने लगा था। और वही ध्रुव ने आस्था को डांस करने के लिए बोला। हालांकि ध्रुव जानता था कि वह आग से खेल रहा है, लेकिन जानबूझकर वो अरमान का ऑब्सेशन बढ़ाना चाहता था। वो जानबूझकर अरमान को जेलस फील कराना चाहता था ताकि अरमान को अपनी फीलिंग का एहसास हो जाए। और जैसे ही अब ध्रुव ने आस्था से डांस के लिए पूछा, तब आस्था ने अपनी नानी माँ की ओर देखा। तब नानी माँ ने मुस्कुराकर उसे डांस करने की परमिशन दी थी। तब आस्था ने दादाजी की ओर देखा, दादाजी ने भी उसे अपनी पलकें झपकाकर डांस के परमिशन दे दी थी। तब आस्था ने अपना हाथ ध्रुव के हाथों में थमा दिया था। ये देखकर अरमान ने दोनों हाथों के मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो कि अरमान के सर की नसें पूरी तरह से तन गई हो। उसकी आंखें बाहर निकलने को पूरी तरह से तैयार थी। तभी डेविड, जो कि उस वक्त एक जगह बैठ चुका था
और उसने अरमान पर अपना निशाना लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त वह हर हाल में अरमान की जान लेकर अपना मिशन कंप्लीट करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस पेरिस में अपना बचा हुआ हनीमून कंटिन्यू करना चाहता था। तो इसीलिए बिना देरी किए वो अरमान की जान लेना चाहता था, क्योंकि अब सभी लोग डांस में बिजी हो चुके थे, तो उसके लिए ये अच्छा मौका था। और वहाँ डांस फ्लो पर बड़ा ही धीमा धीमा सा बड़ा ही प्यारा रोमांटिक सा सॉन्ग चल रहा था। ध्रुव आस्था की खूबसूरत पतली सी कमर में हाथ डालकर डांस कर रहा था। आस्था को ज्यादा कपल्स डांस वगैरह नहीं आता था। जैसे जैसे ध्रुव उसे घुमा रहा था वो घूम रही थी। अरमान एकदम लाल सुर्ख आंखों से ये सब देख रहा था और टाइगर से बार बार ड्रिंक मंगा रहा था। टाइगर ने जल्दी ही अरमान के इशारे पर उसे एक एक करके ड्रिंक लाकर देनी शुरू कर दी थी और टाइगर ने जल्दबाजी में प्रियंका वाली ड्रिंक अरमान को दे दी थी। वो ड्रिंक कुछ और नहीं बल्कि वही ड्रिंक थी जिसमें प्रियंका ने कुछ नशे की बूंदें मिलाई थी। और अब जैसे ही अरमान ड्रिंक पी रहा था उसे भी धीरे धीरे नशा उसके सर पर हावी होने लगा था और वह डांस करती हुई आस्था को देख रहा था। ध्रुव का हाथ देख रहा था जो कि उसकी खूबसूरत सी पतली सी कमर पर था और आस्था की मुस्कुराहट देख रहा था जो ध्रुव को देखने पर उसके चेहरे पर आ रही थी। तो ये बात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अचानक अरमान ने अपने ही हाथों में उस ड्रिंक के गिलास को कुछ सीप्स लेने के बाद छोड़ दिया था, लेकिन तब तक उसके अंदर थोड़ा सा नशा चला गया था जो उसके सर पर चढ़ चुका था। अब अरमान खड़ा हुआ और धीरे धीरे डांस फ्लो की ओर बढ़ने लगा था। अब अरमान जैसे ही डांस फ्लो पर आस्था की ओर बढ़ने लगा, ध्रुव ये देख चुका था और उसने आहान की तरफ आंख मार दी थी। कहीं ना कहीं उनका प्लान अब पूरी तरह से सक्सेसफुल होने वाला था। वह दोनों तो यही चाहते थे कि अरमान भाई पूरी तरह से जले और जेलसी में आकर वह ध्रुव पर गुस्सा करें या कुछ और, तो इसीलिए अब उनका प्लान सक्सेसफुल होने वाला था। तभी अचानक ध्रुव ने अचानक से जब अरमान उनके बेहद करीब आ गया तब ध्रुव ने आस्था को गोल गोल घुमाया था और आस्था घूमते घूमते सीधा अरमान के सीने से जा टकराई थी। उसके हाथ अरमान के सीने पर थे और अरमान इंटेंस भरी नजरों से आस्था की ओर देख रहा था। वही आस्था को लगा था कि वह गिरने वाली है, तो इसलिए उसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। वही टाइगर ने जैसे ही ये देखा कि एक लड़की इस वक्त उसके किंग कितने करीब आ गई है तो उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद किया। उसके सर की नसें तक दिखाई देने लगी थी और गुस्से से वह आगे बढ़ने लगा था। वही आस्था ने जैसे ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसने अपने सामने अरमान सिंघानिया को पाया तो उसका डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। इतना ही नहीं, डर के मारे उसके होंठ फड़फड़ाने लगे थे, उसकी टांगें कांपने लगी थी और उसे वो सारे सीन याद आने लग गए थे जो अरमान ने उसके साथ किए थे। अब तो उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी और आस्था का पूरा शरीर इस वक्त कांप रहा था। आस्था के शरीर के कंपन कहीं ना कहीं अरमान ने भी महसूस कर ली थी और आस्था को इस तरह से खुद से डरता हुआ देखकर वह तिरछा सा मुस्कुराया दिया। वही प्रियंका जिसकी नज़र अभी तक अरमान पर नहीं गई थी, लेकिन जैसे उसने अपनी आंखों के सामने अरमान को देखा, अरमान की डैशिंग पर्सनैलिटी, उसका बॉडी बिल्डर एकदम आर्यन मैन जैसा शरीर, साथ उसका पावरफुल ऑरा, उसकी आंखें, उसकी एकदम गोरा बदन, हल्की हल्की क्लीनिंग शार्प जू लाइन, एकदम परफेक्ट और बड़ा ही हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने था। जब प्रियंका और अरमान की शादी तय हुई थी, दादाजी अरमान को प्रियंका से मिलने के लिए लेकर गए थे, लेकिन अरमान की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने की वजह से वह प्रियंका को केवल दूर से ही देख पाया था, वो उससे मिल नहीं पाया था। हालांकि मनोज जी ने अपनी बेटी को अरमान की फोटो दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने वो फोटो देखने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वह तो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड राहुल से प्यार किया करती थी। प्रियंका इतने हैंडसम आदमी को देखने के बाद मन ही मन में बोली, काश यह आदमी मुझे मिल जाता, इसके लिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ देती। लेकिन ये आस्था इसके साथ क्या कर रही है? इस आस्था की किस्मत तो देखो, इतने हैंडसम आदमी को छू रही है। तो इसीलिए प्रियंका आस्था को उस आदमी के पास से हटाने के लिए आगे बढ़ने लगी थी। वहीं टाइगर भी आगे बढ़ रहा था आस्था को अरमान के पास से हटाने के लिए। वही आस्था तो डर के मारे ना आगे हो रही थी ना पीछे हो रही थी। उस वक्त वह बिल्कुल अरमान के सीने से सटे हुए खड़ी हुई थी और खौफ के मारे अरमान को ही देखे जा रही थी। वही डॉक्टर रश्मि ने महसूस कर लिया था कि इस वक्त आस्था कितना ज्यादा डर रही है, तो वो अभी आस्था को संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझा पाता, तभी अचानक डेविड, जिसने अरमान की तरफ अपनी बंदूक का निशाना किया हुआ था, उसने गोली चला दी थी और वह गोली कहीं और नहीं बल्कि डांस फ्लो के ऊपर जो बड़ा सा झूमर था उस पर जा लगी थी। वही डेविड अपनी बंदूक को ध्यान से देखने लगा था। उसने तो अरमान सिंघानिया पर निशाना लगाया था, लेकिन उसके गोली चलाने से पहले ही किसी और ने गोली चला दी थी और सीधा उस झूमर पर चलाई थी। अब जैसे ही झूमर गिरने वाला था तभी ध्रुव चिल्लाया, भाई संभालो, झूमर गिर रहा है। तब जाकर अरमान अपनी सैन से बाहर आया और उसने आस्था को कसकर गले से लगा लिया था। फिर वह दोनों एक दूसरे को गले से लगे लगे ही जमीन पर उलटने पलटने लगे थे, यानी कभी आस्था अरमान के ऊपर तो कभी अरमान आस्था के ऊपर। अब इन द लास्ट थोड़ी सी दूरी पर जाकर वह दोनों रुके थे। इस वक्त अरमान आस्था के ऊपर था, आस्था उसके नीचे थी। आस्था ने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी
और अरमान आस्था को देखकर बेहद मुस्कुरा रहा था। इतना ही नहीं, वह झूमर गिरने से कुछ कांच अरमान की पीठ पर गिरने वाले थे, लेकिन तुरंत उस जगह पर आकर टाइगर खड़ा हो गया था, जिससे वह कांच सीधा टाइगर की कमर में चुभ गए थे। और वह सभी आहान ध्रुव जाकर सुमित तुरंत अरमान के चारों तरफ आकर खड़े हो गए थे। इस वक्त आस्था और अरमान एक दूसरे के ऊपर थे और बाकी सब उनको चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए थे। तब आकाश जोर चिल्लाया, सिक्योरिटी चेक करो, किसने गोली चलाई है, और सभी मेहमानों को अंदर कमरों में ले जाओ। ऐसा बोलकर आकाश ने सभी को वहां से कमरों में जाने के लिए कह दिया था। वही डॉक्टर रश्मि आस्था के पास जाने लगी थी, क्योंकि वह आस्था को वो अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन आकाश ने डॉक्टर रश्मि की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, इस कमरे में जाओ। ऐसा कहकर आकाश ने अपने साइड वाले कमरे की ओर इशारा किया। डॉक्टर रश्मि केवल सपाट नजरों से आकाश की ओर देखते हुए उस कमरे में चल गई थी। जिस कमरे में आकाश ने उसे जाने का इशारा किया था, वह कमरा किसी और का नहीं बल्कि आकाश का ही था। जल्दी ही सारी सिक्योरिटी वहां गई थी और उन्होंने एक एक करके सभी मेहमानों को कमरों के अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी थी। दादाजी और नानी माँ इस वक्त साथ थे। प्रियंका ये सब एक कमरे में थे और कुछ कॉलेज की लड़कियां भी थी। सब काफी ज्यादा डरे हुए थे। नानी माँ का डर के मारे बोलने लगी, क्या हुआ है बाहर, इस तरह से गोली चलने की आवाज क्यों आई, किसने गोली चलाई है? मेरी बेटी बाहर है, मेरी गोरी बाहर है, कोई तो दरवाजा खोलो, मुझे अपनी बेटी को लाना है, गोरी गोरी। ऐसा बोलकर नानी माँ दरवाजा पीटने लगी थी। तब दादाजी नानी माँ को शांत करते हुए बोले कि बहन जी, आप इस तरह से परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। आस्था बेटी को वहां पर मेरे बच्चे हैं, वो सब संभाल लेंगे। जरूर किसी ने कोई शरारत की होगी या किसी राइवल कंपनी का काम होगा, आप फिक्र मत कीजिए। जब लोगों के बड़े बड़े बिजनेस होते हैं तो ऐसे छोटे मोटे दुश्मन पैदा हो जाते हैं, आप फिक्र ना करें। ऐसा कहकर दादाजी आस्था की नानी माँ को संभालने लगे थे। लेकिन नानी माँ को उस वक्त आस्था की काफी ज्यादा चिंता कर रही थी। वही टाइगर अपनी नजरें चारों तरफ फैला रहा था और जल्दी ही उसकी नजर डेविड पर पड़ी थी। डेविड को देखते ही उसकी आंखें एकदम सर्द हो गई और वह उसकी ओर चल पड़ा। टाइगर आ तो रहा था आस्था को अपने किंग से दूर करने के लिए, लेकिन अब डेविड को वहां देखने पर वह उसकी ओर चल पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वह डेविड तक पहुंचता, डेविड को किसी ने बड़ी ही बुरी तरह से पटक कर मारा था और डेविड सीधा हॉल में जा गिरा था और सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे थे। वही डेविड भी ये देखने लगा कि अचानक से उस पर हमला किसने किया है, क्योंकि डेविड भी ये जानना चाहता था कि उसने तो बंदूक अरमान की तरफ चलाई थी, तो फिर ये झूमर पर बंदूक किसने चलाई और अरमान को अलर्ट किसने किया। लेकिन तभी डेविड की नज़र अपने ठीक पीछे खड़ी हुई मारिया पर पड़ी। मारिया बड़े ही खूंखार स्टाइल में डेविड के पास आई थी, उसी के हाथों में बंदूक थी और फिर उसने डेविड के पास आकर उसे कॉलर से उठाया था और लगातार कितने ही सारे मुक्के उसके मुंह पर जड़ दिए थे, उसे मारना शुरू कर दिया था। अब मारिया की इतनी जबरदस्त फाइट देखकर हर कोई हैरान था। उस वक्त हाल में केवल वह चारों ओर से आस्था और अरमान, जो कि एक दूसरे में खोए हुए, वहां पर मौजूद थे। वही आस्था ने धीरे धीरे जब अपनी आंखें खोली थी और अपने सामने उसने अरमान को देखा तो एक बार फिर वह डरने लगी थी। लेकिन तभी सुमित की आवाज आई, आस्था तुम ठीक तो हो ना? तब सुमित की आवाज सुनकर आस्था ने जल्दी से उठने की कोशिश की थी, लेकिन जितना वो उठने की कोशिश करती उतना अरमान से और चिपक जाती। ये देखकर सुमित ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया था। वही आस्था जितनी बार अरमान से दूर होने की कोशिश करती, अरमान उसे अपने आप से और ज्यादा सटा लेता। अब आस्था थोड़ा सा इरिटेट होने लगी, लेकिन फिर अरमान ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे सीधा खड़ा कर दिया था। तब आस्था ने फिर अरमान की ओर नहीं देखा और आस्था ने देखा कि इस वक्त ध्रुव, आहान, देव, सुमित, इन चारों ने अरमान आस्था को चारों ओर से घेर रखा था। ये देखकर आस्था घबरा गई और वो सुमित की ओर देखकर बोली, सुमित भैया, यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि उन चारों पांचों ने आस्था अरमान को चारों तरफ से घेरा हुआ था। तो आस्था की हाइट चूंकि ज्यादा नहीं थी तो वह सही यह नहीं देख पा रही थी कि इस वक्त एक लड़की बड़े ही धमाकेदार तरीके से एक आदमी को मार रही है। वह आदमी कोई नहीं, उसी का बॉयफ्रेंड डेविड था, जो कि उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वही डेविड तो इस सोच में डूबा हुआ था कि अचानक से ये सब हुआ क्या है। उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि उस पर जान छिड़कती थी, वह आज उसकी जान लेने पर उतारू क्यों है। तब मारिया ने डेविड की अच्छी खासी धुलाई करने के बाद उसे कहा, तुझे क्या लगा तू मेरे किंग को मारने की सुपारी लेगा तो क्या मैं तुझे वह सुपारी लेने दूंगी? नहीं डेविड, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने किंग पर किसी तरह की कोई आंच बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर दो चांटे उसने डेविड के मुंह पर दे मारे, उसे घूरते हुए, और बोलने लगी, जब तूने किंग को मारने के लिए निशाना लगाया, ठीक उसी वक्त मैंने झूमर पर गोली चलाई थी ताकि किंग अलर्ट हो जाए और सभी एक्टिव हो जाए। तभी टाइगर भी वहां आ गया था और मारिया को रोकते हुए बोला, रुको, ये मेरा शिकार है, इसने मेरे किंग पर बुरी नजर डाली है, उन्हें मारने की कोशिश की ही तो इसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। तभी मारिया डेविड को अपने पीछे करते हुए बोली, ये मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगी। दोनों ही अब डेविड को मारने को लेकर झगड़ने लगे थे।
वही डेविड तो बुरी तरह से शॉक में था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे मारने के लिए झगड़ रही है, ये क्या हो रहा है उसके साथ। तभी अरमान, जो कि उस वक्त आस्था के बेहद करीब था, वह तो केवल उसे ही देखे जा रहा था। उसे पता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन उसकी नज़रें इस वक्त आस्था पर से हट ही नहीं रही थी। अरमान आस्था को एकदम सनकी और पागलपन से देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा मानो कि वो आस्था को आज पहली बार देख रहा हो, और आस्था को देखकर वह अपनी आंखों के जन्म जन्मों की प्यास बुझा रहा हो। वही आस्था अब अरमान की नज़रों से घबराने लगी थी। भले ही वह सुमित की तरफ देख रही थी, लेकिन अरमान की नज़रों की तपिश उसे अपने शरीर पर महसूस हो रही थी, तो वह डर के मारे कांप रही थी। तभी आकाश ने अरमान की ओर देखकर कहा, अरमान अब इस डेविड का क्या करना है। तब अरमान अपनी सख्त आवाज में बोला, उसे फार्म हाउस पर भेज दो। अरमान की बात सुनकर जल्दी ही कुछ गॉड्स वहां आए, जो कि डेविल किंग के गार्ड्स थे, और उन्होंने टाइगर और मारिया दोनों को ही डेविड को मारने से रोक दिया था, और डेविड को अपने साथ लेकर वह फार्म हाउस की ओर रवाना हो चुके थे। तभी टाइगर को उस लड़की का ध्यान आया, जो लड़की उस वक्त उसके किंग से चिपकी हुई थी, और जल्दी ही वो अपने हाथों को बंद करता हुआ मारिया को एक किलर लुक देकर अपने किंग की तरफ जाने लगा था। और जल्दी ही उसे एक बार फिर आस्था दिखाई दे गई, जो कि उस वक्त अरमान के बेहद करीब थी, क्योंकि अरमान ने उसे छोड़ा ही नहीं था और आस्था उससे छूटने के लिए कसमसा रही थी। वहीं अब जल्दी ही टाइगर वहां पर आ गया था, और आस्था की बाजू को पकड़कर उसने तुरंत आस्था को अरमान से दूर कर दिया था, और बोला, खबरदार जो मेरे किंग के आसपास भी आने की कोशिश की। तो अब जैसे ही टाइगर ने अचानक से सब कुछ किया, अरमान को ना बाकी सबको कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला था। वही ध्रुव वहान ने तो अपने सर पर हाथ मार लिया था, और वह बोलने लगे कि इस बॉडी बिल्डर को कैसे समझाएं कि आखिरकार ये है कौन है। तभी अरमान को टाइगर का इस तरह से आस्था को उससे दूर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, और वह बेहद कोल्ड वॉइस में बोला, टाइगर। अब जैसे ही टाइगर ने अरमान की आवाज़ सुनी, उसके कदम तुरंत एक जगह रुक गए थे, और अरमान की निगाह तो उस वक्त सिर्फ टाइगर के उस हाथ पर थी जिस हाथ ने उस वक्त आस्था का हाथ पकड़ा हुआ था। जल्दी ही अरमान अपने कदम बढ़ाता हुआ टाइगर के पास गया, और जाकर उसने सबसे पहले आस्था का हाथ टाइगर के हाथ से छुड़ाया था, और अरमान ने अपनी एक इंडेक्स फिंगर टाइगर को दिखाते हुए उसे दोनों तरफ हिलाकर बोला, डोंट टच हर, आई डोंट टी लाइक। अब अरमान ने जैसे ही ये कहा, टाइगर का तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वही आस्था उस वक्त बहुत ज्यादा डर रही थी, और उसे कोई भी अपना उस वक्त वहां दिखाई नहीं दिया था। थोड़ी देर पहले पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ था, कितने ही सारे मेहमान वहां मौजूद थे, लेकिन अब तो पूरा हॉल खाली था, क्योंकि सभी को सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें कमरों के अंदर बंद कर दिया था। तब आस्था ध्रुव और आहान की ओर देखकर बोली, हमारी नानी माँ कहाँ है, हम यहाँ से जाना है, हमें अभी यहाँ से जाना है, हमें यहाँ से अभी और इसी वक्त जाना है। ऐसे कहकर आस्था भागकर ध्रुव के पास गई और उससे नानी माँ के बारे में पूछने लगी। तभी ध्रुव ने उसे दरवाजे की ओर इशारा किया, जहाँ पर नानी माँ और दादाजी बाकी सब इस वक्त मौजूद थे। तब आस्था जैसे ही दरवाजे पर जाने लगी, तभी अरमान जोर से चीखा, डोंट रन अवे फ्रॉम मी, एक कदम और आगे मत बढ़ाना, मिसेज आस्था, अरमान सिंघानिया। अब जैसे ही अरमान ने बड़े ही कोल्ड वॉइस में ये कहा, टाइगर की तो आंखें फटने को तैयार थी। जैसे ही ये अरमान ने आस्था का पूरा नाम लिया था, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, उसकी तो हैरानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके किंग की शादी हो गई है, और उसे पता भी नहीं चला, और उसका मतलब ये लड़की मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया है। इसका मतलब ये किंग की क्वीन है। ये मैंने क्या कर दिया। कहीं ना कहीं टाइगर अब बहुत ही ज्यादा डर गया था, और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगते हुए बोला, किंग फॉरगिव मी किंग, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि वो हमारी क्वीन है। ऐसा बोलकर टाइगर घुटनों के बल बैठ गया था, लेकिन अरमान उसकी ओर देखकर बोला था, टाइगर 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 टाइगर, आई डोंट लाइक मिस्टेक्स। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, मुझे गलतियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुमने अपनी क्वीन का हाथ पकड़ा है, इसकी सजा क्या हो सकती है तुम खुद ही डिसाइड कर लो। ऐसा बोलकर अरमान आस्था की तरफ कदम बढ़ने लगा था, लेकिन आस्था तो उस वक्त बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। उस जैसे पीछे मुड़कर ये देखा कि अरमान उसकी तरह ही आ रहा है, आस्था ने तुरंत दौड़ लगा दी थी, और फटाफट से उसने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया था, जिस कमरे में उसकी नानी माँ, दादी जी और बाकी सब मौजूद थे। जल्दी से जाकर उसने अपनी नानी माँ को गले से लगा लिया था। वही अरमान ये देखकर अपने सर पर टेप करने लगा। अंडस को वो अच्छी तरह से समझ चुका था कि आस्था उससे बच रही है। आकाश के इशारे पर ध्रुव और सुमित ने सभी मेहमानों को वहां से जाने के लिए बोल दिया था। फिर अनाउंसमेंट करके सभी मेहमान से कहा, अंडस को आप प्लीज यहाँ से अब चल जाए, पार्टी अब ओवर हो चुकी है, और यहाँ पर जो गोली चली है इसके बारे में कोई किसी से जिक्र तक नहीं करेगा। ये बात सभी मेहमानों को समझा दी गई थी। आहान ने मलिश्का और टीना दोनों के ही कंधों पर हाथ रखकर उन्हें बाहर तक छोड़कर आया था, और आस्था तो अपनी नानी माँ से एक मिनट के लिए भी नहीं हटी थी, और जल्दी उसने अपनी नानी माँ से घबराते हुए कहा, नानी माँ अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रुकना। आस्था जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए अब उस पार्टी में रुके रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था।
उसने तो सोचा कि अरमान यहाँ नहीं होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अरमान न केवल यहाँ होगा बल्कि वह उसके बेहद करीब होगा, उस पर हुक्म चलाने की भी कोशिश करेगा। वहीं टाइगर जल्दी उस छोटे से बार में चला गया था जहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं था। वहां जाकर उसने बड़ी सी एक शराब की बोतल उठाई और उसे हाथ पर मार तोड़ दिया था, जिससे उसने आस्था के हाथ को पकड़ा था। ये देखकर अरमान तिरछा सा मुस्कुराया और बाकी सब, केवल सुमित और आकाश सपाट चेहरा लिए ये सब देख रहे थे। वहीं ध्रुव तो बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसने तो आस्था की कमर को भी छुआ था, साथ ही साथ उसका हाथ भी पकड़ा था। अब तो ध्रुव के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था और वह जल्दी से दादाजी के पास जाकर खड़ा हो गया था, क्योंकि ध्रुव खुद को तकलीफ बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। वेल, तब जल्दी ही टाइगर के हाथों में खून की धारा बह निकली थी। ध्रुव दादाजी के पास खड़ा था। अरमान ध्रुव की ओर उसे देखकर बोला, ध्रुव जाओ जाकर टाइगर का ट्रीटमेंट करो। ऐसा बोलकर उसने ध्रुव को टाइगर का ट्रीटमेंट करने के लिए ऑर्डर दे दिया था। लेकिन अब ध्रुव काफी हद तक डरा हुआ था। वही नानी माँ ये सब कुछ देख रही थी, और क्योंकि जब टाइगर ने अपने हाथ पर कांच की बोतल फोड़ी थी उस वक्त उसे किसी ने नहीं देखा था, केवल अरमान और बाकी चारों के अलावा ना ही आस्था ने देखा था। लेकिन अब टाइगर के हाथ से निकलता हुआ खून देखकर नानी माँ को भी चिंता हो गई थी और वो फिक्र से बोली, इस बच्चे को चोट लगी है, मुझे लगता है कि इसका इलाज होना चाहिए। और अभी ध्रुव टाइगर का ट्रीटमेंट करने के लिए जा ही रहा था कि तभी नानी माँ ध्रुव के पास आई और बोली, बेटा तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छा रहा, पर पता नहीं ये सब यहाँ पर क्या हो गया। अब हमें भी जाना है तो हम सब यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा बोलकर आस्था का हाथ थामकर नानी माँ वहां से जाने लगी थी और साथ प्रियंका तो अरमान पर एक गहरी नजर डालती हुई जाने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो सब दरवाजे तक पहुंचे, अरमान की एक डेंजरस वॉइस वहां गूंजी। ठहरो। अरमान के इतना कहते ही सभी के सभी अपनी जगह पर रुक गए थे। वहीं दादाजी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए थे और वो अरमान के पास गए थे और धीमी आवाज में बोले, अंडस्को अरमान, जाने दो उन्हें, अब तुम यहाँ पर किसी तरह का कोई सीन क्रिएट मत करना। लेकिन अरमान ने तुरंत अपने दादाजी को गले से लगा लिया था और बोला, अंडस्को दादाजी, आपकी खुशी जब उस लड़की में है तो मैं लड़की को कैसे जाने दे सकता हूँ। हाँ दादाजी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज है, लेकिन मैं अब आपकी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। ट्रस्ट मी दादाजी। ऐसा कहकर अरमान उस ओर देखने लगा जहाँ पर आस्था और बाकी सब रुके हुए थे। अरमान जल्दी ही अब तेज कदम बढ़ाता हुआ सीधा आस्था की ओर बढ़ने लगा था। वही आस्था की सांस अब बहुत जोरों से चलने लगी थी, क्योंकि अरमान जिस तरह से उसकी ओर बढ़ रहा था उसे उससे काफी ज्यादा डर लग रहा था। वहीं प्रियंका अब मुस्कुराने लगी थी। उसने सोचा कि शायद उसके छोटे कपड़ों से यह हैंडसम सा लड़का शायद इम्प्रेस हो गया है, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता है और इसीलिए वो उसे रोकने के लिए उसके पास आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए प्रियंका बार बार अपने आप में ही शर्माए जा रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त अरमान सीधा आस्था के सामने जाकर खड़ा हो गया था। आस्था की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरमान की आंखों में देख सके। वह तो बस अपनी नानी माँ का हाथ कसकर पकड़कर उनके ठीक पीछे खड़ी हो गई थी। वहीं नानी माँ आस्था को इस तरह से डरता हुआ देखकर हैरान थी और अगले ही पल अरमान की और भौहें सिकोड़ते हुए बोली, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी गोरी को डराने की। अब जैसे ही नानी माँ ने आस्था को वहां सबके सामने गोरी बोला, सब हैरान होते हुए नानी माँ को देखने लगे थे। लेकिन तभी आहान आगे आया और हिचकिचाते हुए अरमान के पास आकर बोला, भैया भाभी का निकनेम गोरी है। उसके बाद वो चुप हो गया था। तभी अरमान जेंटल टोन में बोला, मेरा नाम अरमान सिंघानिया है और जो ये आपकी गोरी है यह मेरी बीवी है, यानी कि मेरी पत्नी है, और मैंने इसे इजाजत नहीं दी है कि ये मुझे इस तरह से छोड़कर कहीं भी जाए, तो इसीलिए आस्था मेरे साथ मेंशन में जाएगी। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, नानी माँ का गुस्सा बढ़ चुका था और वो अरमान को घूरते हुए बोली कि नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, और मेरी बेटी तुमसे इतना ज्यादा डर रही है तो इसका मतलब साफ है वह तुम्हारे साथ कहीं जाना नहीं चाहती है। तभी अरमान अपने सर पर टेप करने लगा और उसने एक नज़र टाइगर की ओर देखा, जो कि उस वक्त अपने हाथ पर ध्रुव से पट्टी करवा रहा था, लेकिन उसकी निगाह सिर्फ अरमान पर थी। अरमान की एक्सप्रेशन देखकर टाइगर ने ध्रुव को बीच में ही रोक दिया था और पट्टी को अपने उस हाथ से पकड़कर सीधा नानी माँ के पास आकर खड़ा हुआ और आस्था की नानी माँ को टाइगर ने आते ही कंधे पर उठा लिया था। कंधे पर उठाकर वह नानी माँ को लेकर बाहर की ओर जाने लगा था और नानी माँ गुस्से से झल्लाते हुए डांटने लगी, अरे कमबख्त, कौन है तू? तू मुझे इस तरह से क्यों उठा रहा है? छोड़ दे मुझे कमबख्त, मेरी बूढ़ी हड्डियां टूट जाएगी। सत्यानाश हो तेरा। ऐसे बोलकर नानी माँ टाइगर की पीठ पर मुक्कों की बरसात करने लगी थी। लेकिन टाइगर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही अब प्रियंका ने जैसे ये सुना कि सामने खड़ा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया है तो उसके तो मानो पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी।
क्योंकि उसने तो ये कभी भी नहीं सोचा कि अरमान इतना ज़्यादा हैंडसम होगा। उसने तो सोचा था कि उसके पिता पैसों के लिए या नाम के लिए उसकी शादी ऐसे ही किसी बूढ़े सिंघानिया से करवा रहे हैं। लेकिन अब तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वही जैसे ही आस्था ने अपनी नानी माँ को जाते हुए देखा तो वह रोने लगी थी, और अरमान की ओर एक बार जैसे ही उसने देखा वो पूरी तरह से घबरा गई, और कब वह बेहोश होकर अरमान की बाहों में झूल गई उसे पता ही नहीं चला। वही टाइगर ने नानी माँ को सीधा कार में बिठाया और ड्राइवर से बोला, इन्हें इज्जत के साथ उनके घर पर छोड़कर आओ। साथ साथ अब आस्था के मामा मामी प्रियंका जल्दी वो भी वहां से निकल लिए थे, क्योंकि उनके लिए वहां रुके रहना मुश्किल हो चुका था। और वैसे भी ना तो वो आस्था को बचाना चाहते थे और नहीं आस्था से उन्हें कुछ खास लगाव था। इसीलिए उसकी मामी ने तो यही सोचा कि चलो अच्छा है भला टली। वहीं दूसरी ओर वहीं आस्था को लेकर अरमान जल्दी ही अपने शानदार कार में बैठ गया था। उसने आस्था का सर अपनी गोद में लिया हुआ था और 1 मिनट के लिए भी कार में भी उसने आस्था को खुद से दूर नहीं किया था। टाइगर उसकी कार में आगे सीट पर बैठा हुआ था और मारिया उसकी कार ड्राइव कर रही थी। तो दोस्तों से इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, मारिया कोई और नहीं बल्कि टाइगर की ही तरह है। अरमान की एक खास बॉडीगार्ड है जो कि अरमान को इंटरनेशनल क्रिमिनल से सेफ रख करती थी। इस बात के बारे में किसी को नहीं पता था और मारिया बड़े बड़े क्रिमिनल से दोस्ती करके उनका भरोसा जीत लिया करती थी। हालांकि उसने आज तक बेड शेयर किसी के साथ नहीं किया था, लेकिन डेविड से उसे दिल से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि डेविड ने अरमान की सुपारी ली है तो उसने अपनी मोहब्बत के आगे अपने फर्ज को ज़्यादा अहमियत दी थी। मारिया बड़े बड़े क्रिमिनल से दोस्ती करके उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, उनके सारी कमजोरी, सब कुछ अरमान को बता दिया करती थी, जिसकी बदौलत अरमान की हर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पर अच्छी खासी पकड़ थी और मजबूती थी। मारिया टाइगर के जैसी ही खूंखार और बेरहम थी। अरमान को वह भी किंग कहकर पुकारा करती थी। अरमान के लिए वह अपनी जान दे भी सकती थी और दूसरों की जान ले भी सकती थी। जल्दी ही टाइगर और मारिया अरमान को लेकर सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो चुके थे और अरमान ने बड़े ही प्यार से आस्था को अपने गोद में संभाल रखा था और मैंशन आने पर सीधा उसे अपने कमरे में ले जाकर लेटा दिया था। वहीं दूसरी ओर आकाश के विला से एक एक करके सभी वहां से चले गए थे। आहान और ध्रुव भी कहीं ना कहीं मन मन में खुश भी हो रहे थे कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन आस्था जिस तरह से अब अरमान से डर रही थी तो ये बात उन्हें थोड़ी सा बुरी लग रही थी कि कहीं उन्होंने ये प्लान करके आस्था के साथ कुछ नाइंसाफी तो नहीं कर दी है। लेकिन फिलहाल अब जो कुछ हो गया था हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता था। वहीं नानी माँ जल्दी ही अब एक बार फिर से मनोज जी और सीमा जी के साथ उनके घर पर थी। नानी माँ उस वक्त बेहद बेचैन थी। अपनी छड़ी हाथ में लेकर वो इधर उधर टहल रही थी और साथ ही साथ मनोज की ओर देखकर गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, ये कहाँ फंसा दिया तूने मेरी बेटी को? अरे गुंडे है वह, गुंडे तूने देखा नहीं? उनके घर पर बंदूकें चल रही थी। अब क्या होगा मेरी बेटी का? मेरी फूलसी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया तूने, क्यों किया? ऐसा बोलकर वो मनोज को बुरी तरह से डांट रही थी। लेकिन मनोज अपनी माँ के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था और अनजान बनते हुए बोला, मेरा यकीन कीजिए अम्मा, मुझे नहीं पता था कि वो लोग ऐसा कुछ करेंगे और आस्था को जबरदस्ती वहां रख लेंगे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही सिंघानिया मैंशन जाऊंगा और दादाजी से जाकर, यानी आलोक सिंघानिया जो कि बड़े साहब से जाकर बात करूंगा, आस्था को अपने साथ लेकर आऊंगा। तभी नानी माँ यानी कि शारदा अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, तू अपनी फालतू की बकवास बंद कर, तू अकेला नहीं जाएगा सिंघानिया मैंशन, मैं चलूंगी तेरे साथ, मैं उन लोगों की खटिया खड़ी करूंगी जाकर। ऐसे बोलकर नानी माँ जो पिछले 1 महीने से अपने आप को जैसे तैसे चुप करके बैठी हुई थी और अपनी बेटी के ठीक होने की दुआ कर रही थी, अब अपनी बेटी से मिलने के बाद उसके अंदर एक अलग की तरह की हिम्मत आ गई थी। तो इसीलिए वह अब सीधे सीधे सिंघानिया में जाकर आस्था के बारे में बात करके उसे अपने साथ लेकर आना चाहती थी। वही प्रियंका और सीमा को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आस्था कहाँ है कहाँ नहीं है। वैसे भी आस्था को तो वह अपने लिए बोझ ही समझा करती थी। लेकिन प्रियंका ने जब से अरमान सिंघानिया को देखा था तब से उसका दिल कुछ अजीब सा हो गया था और वह सोचने लगे, अगर इतना ज्यादा हैंडसम लड़का और इतना ज्यादा अमीर है तो उसका थोड़ा सा एरोगेंट और खड़ूस होना तो बनता है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, बंदा तो देखने दिखाने लायक है ना। प्रियंका की नीयत अरमान को लेकर बदल रही थी। अब क्योंकि रात गहरी हो चुकी थी और इन सब चक्करों में रात का 1 बजे बज चुका था और नानी माँ का बस चलता तो वह अभी रात के इसी समय सिंघानिया मैंशन में चली जाती। लेकिन फिलहाल उन्हें बेसब्री से सुबह होने का इंतजार था। तब तक वो अपनी बेटी के लिए दुआएं कर रही थी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रश्मि जो कि उस वक्त वह आकाश के कमरे में ही फंस चुकी थी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने जितने भी गेस्ट थे उन्हें अलग अलग कमरों में बंद किया था और वहां से सेफली उन्हें निकाल कर भेज भी दिया गया था। लेकिन आकाश के कमरे की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था
वह कैसे भी विला के सिक्योरिटी गार्ड्स अच्छी तरह से जानती थी कि यह आकाश का कमरा है और आकाश के कमरे में भला कौन जाने की हिम्मत करेगा। तो ये सोचते हुए कोई भी आकाश के कमरे में नहीं गया था। वही डॉक्टर रश्मि को 2 से ढाई घंटे हो चुके थे और वह उसे वक्त आकाश के ही कमरे में थी और कुछ देर आकाश के कमरे को अच्छी तरह से उसने देखा। आकाश का कमरा बड़ा ही खूबसूरत था। कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां रखी हुई थी। तभी डॉक्टर रश्मि की नज़र एक ओल्ड सी अलमारी पर गई थी। उस अलमारी में कुछ डायरी राखी वगैरह रखी हुई थी। पूरे के पूरे कमरे में एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट चीज है थी, लेकिन एक पुरानी सी अलमारी देखकर रश्मि चौंक गई थी और उसने अनायास उसको खोल लिया था और एक डायरी उसके हाथों में थी और उसमें डायरी में वो सन लिखी हुई थी, जिस सन में वो लोग एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। यानी कि ये स्कूल टाइम की डायरी थी। ये देखकर डॉक्टर रश्मि चौंक गई और उसने वह डायरी लेकर अपने बैग में रख ली थी। अब चूंकि जो कि काफी देर से वो उस कमरे में बंद थी, वह जल्दी आकाश के बेड पर बैठ गई थी और एक गहरी नींद में सो गई थी। वही आकाश जो कि डेविड को अरमान के फार्म हाउस में छोड़ने के बाद अच्छी तरह से अपने सिक्योरिटी वालों गार्ड्स की क्लास लेने के बाद अपने विला में आया। पूरा का पूरा हॉल जो कि बलून्स वगैरह साथ साथ कितने सारे बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन से सजा हुआ था, वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका था। जल्दी ही कुछ घंटे के अंदर अंदर आकाश के सभी सर्वेंट ने पूरा का पूरा विला एकदम क्लियर कर दिया। अब पूरे विला में आकाश के अलावा कोई नहीं था और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी आकाश ने बाहर काम पर लगा दिया था कि और साथ उन्हें सजा दी थी कि पूरी रात आज कोई नहीं सोएगा, वरना आकाश सबको सोने के लिए बारी बारी से टाइम दिया करता था। लेकिन अब उसने सबको सजा दी थी कि उन सब के रहते ऐसे कैसे पार्टी में गोली चल सकती है। तो इस बात का आकाश ने गुस्सा सिक्योरिटी पर उतारा था और फटाफट से वह अपने वीरान विला में आया और अच्छी तरह से पूरे विला को देखने के बाद आकाश जल्दी से ही अपने कमरे में गया तो उसकी नज़र उसके ठीक सामने ब्लैक रंग के गाउन में सोई हुई डॉक्टर रश्मि पर पड़ी थी। डॉक्टर रश्मि उसको बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। डॉक्टर रश्मि अपने बेड पर देखकर आकाश के चेहरे पर एक सुकून सा उमड़ आया था। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया ने आस्था को सीधा अपने कमरे के बेड पर लेटाया और क्योंकि उस वक्त काफी रात हो चुकी थी तो सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। आज आकाश अपने विला में था। सुमित, ध्रुव, वाहन व सब सिंघानिया मेंशन में अपने कमरों में चले गए थे। अब जो कुछ भी बात करनी थी उन लोगों को अगली सुबह ही करनी थी। वही आस्था जो कि अरमान से डरकर बेहोश हो गई थी। अरमान कितनी देर तक बैठा हुआ आस्था को देखता रहा। आस्था उस रेड कलर के साड़ी में एकदम कयामत ढा रही थी और बार बार आस्था की इतनी खूबसूरती देखने के बाद अरमान की नीयत बदल रही थी और उसकी कमर के नेवल पर जाकर तो अरमान की नजरें ठहर सी गई थी और वह खुद को रोक नहीं पाया और अनकॉन्शियस आस्था की दिखती हुई कमर को अपने होठों से चूम लिया था। वही आस्था जो कि अनकॉन्शियस थी, उसे एहसास नहीं था लेकिन थोड़ा सा वह कसमसाने सा लगी थी। तभी अरमान ने उसके साड़ी का पल्लू उसके सीने से हटा दिया था और अब तो आस्था का खूबसूरती उसकी आंखों के सामने थी। वह देखकर उसका गला बड़ी बुरी तरह से सूख रहा था और वह अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगा था, क्योंकि वो आस्था के साथ वो बर्ताव नहीं करना चाहता था जो कि उसने थोड़ी दिन पहले किया था। क्योंकि पहले आस्था को अपने इत्मीनान पर लेना चाहता था। जिस तरह से आस्था के जाने पर वह बेचैनी से तड़प रहा था, वो उस तड़प का वो पता लगाना चाहता था। उसके बाद ही वो फिर रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता था। वह ये तो समझ चुका था कि आस्था डर के मारे बेहोश हुई है और तभी अरमान ने एक छोटी सी गोली जल्दी से के होठों को खोलकर उसके मुंह में डाल दी थी और फिर जुनून भरी आवाज में बोला, सो जाओ आफत, अभी तुम्हारी बेहोशी तुम्हारी नींद में बदल जाएगी और तुम्हें एक बहुत अच्छी और प्यारी नींद आएगी। लेकिन ये रात, ये सुकून की रात सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। उसके बाद तुम्हारा सोना भी मेरी मर्जी से होगा और जागना भी मेरी मर्जी से होगा। ये कहते हुए अरमान बड़ा ही डेंजरस लग रहा था। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। वेल, कितनी देर तक आस्था को देखने के बाद अरमान जल्दी ही वॉशरूम में घुस चुका था और चेंज करके जल्दी ही बेड पर आ गया था। आस्था को उसने एक बार फिर नजर भर कर देखा। उसके बाद उसने उसे सीधा अपनी बाहों में भर लिया और उसे गले से लगाकर उसे अपने सीने से लगाकर सो गया था। जब से अरमान सिंघानिया मेंशन से गया था उसने खुद को हट भी किया था। केवल नशे दवाइयों के नशे में ही वो सोया करता था, लेकिन अभी प्रॉपर्ली उसे एक बार भी नींद नहीं आई थी। लेकिन आज आस्था को अपनी बाहों में लेने के बाद वो एक बहुत सुकून भरी नींद सो गया था। वही अगली सुबह जैसे ही आस्था की आंखें खुली, उसे अपने आप के ऊपर एक बड़ा सा भारीपन लगने लगा। उसे ऐसा लगने लगा अंडस को मानो कि उसका पूरा शरीर कहीं पत्थर के नीचे दबा हुआ हो। और जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के ठीक सामने अरमान का हैंडसम सा चेहरा था। अरमान को अपने सामने देखकर आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि उस वक्त पार्टी में वह बेहोश हो गई थी। लेकिन उससे पहले जो कुछ भी पार्टी में हुआ था एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ गया। वही अरमान जो कि आस्था को बाहों लिए उस वक्त सुकून से सोया हुआ था,
उसे नहीं पता था कि आस्था जाग चुकी है। लेकिन आस्था अरमान को अपने सामने देखकर अब एक बार फिर से कांपने लगी थी। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। आस्था के इस तरह से कांपने पर अरमान ने आंखें बंद किए ही आस्था से बोला, ज्यादा हिलने डुलने कांपने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी नींद खराब हुई तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती तब तक ऐसे ही लेटी रहो। अब जैसे ही अचानक अरमान ने आंखें बंद किए उसे ऑर्डर दिया, आस्था तो और भी ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि इस वक्त अरमान ने पूरी तरह से उसे अपने बाहों में जकड़ रखा था। उनके बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। अरमान का सर इस वक्त आस्था के कंधे पर था और एक हाथ से उसने आस्था की कमर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। अरमान की सांसें आस्था की पूरी नेक पर पड़ रही थी। अब क्योंकि पहले तो आस्था नींद में थी और अरमान ने जो दवाई दी थी और वह गहरी नींद में चली गई थी, लेकिन उसके बाद से उसकी बेहोशी खत्म हो गई थी। अब सुबह उठने पर अरमान के करीब होने कर उसका पूरा रोम रोम खड़ा हो गया। वह सेहर उठी थी। वही आस्था ने अरमान से कुछ नहीं कहा, वह तो बस अब अरमान के उठने का इंतजार करने लगी थी। उसने अरमान से ये भी नहीं बोला कि अगर आप इस तरह से अपने शरीर का पूरा भार हमारे ऊपर डाल देंगे तो हम सांस कैसे लेंगे। आस्था को उस वक्त सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, लेकिन मुंह बंद किए ही वह चुपचाप पड़ी रही, क्योंकि अरमान के नाम का एक अलग ही खौफ उसके दिल में बैठ गया था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरमान से कुछ भी कह सके। जब से अरमान ने उसके साथ बाथरूम में हद पार करने की कोशिश की थी, तब से वो अरमान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि वह हमेशा हमेशा के लिए अरमान से दूर चली जाएगी, लेकिन अब इस तरह से अरमान का उसे जकड़ कर सोने पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वो बस चुपचाप इसी तरह से लेटी रही और उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी थे। उसे अपनी नानी माँ की एक बार फिर याद आने लगी थी। रह रहकर उसे यही लग रहा था कि कहीं ये राक्षस उसे एक बार फिर से कैद ना कर ले। वही अरमान जो कि आस्था के जाने के बाद 4 दिनों से सोया नहीं था, केवल दवाओं के नशे में सोया करता था, अब वो आस्था को लेकर सुकून भरी नींद सो रहा था और पूरे 9 से 10 बजे वह नींद पूरी करने के बाद सोकर उठा था। वेल, तभी नीचे हॉल में से कुछ हल्ला शोर मचाने की आवाजें उसे सुनाई दी थी। अब जैसे ही अरमान सोकर उठा, उसने आस्था की ओर देखा और अचानक सोकर उठते ही अरमान ने अपने होठों से आस्था के होठों को छू लिया था और बोला, गुड मॉर्निंग आफत, अब फटाफट से उठ जाओ और तैयार हो जाओ। अरमान के इस तरह से बोलता हुआ देखकर आस्था शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान उसे क्या कहना चाहता था और वह उसके साथ इतना नॉर्मल बर्ताव क्यों कर रहा था। कहीं ये किसी आने वाले खतरे की निशानी तो नहीं। अभी आस्था अपने दिमाग के घोड़े चलाए जा रही थी और अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर कुछ ना कुछ सोच रही थी अंडस्को कि वह इस कमरे से फटाफट कैसे निकले और कैसे वो अपनी नानी माँ के पास जाए। वो आस्था को इस तरह से सोचता हुआ देखकर, अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए देखकर अरमान तिरछा सा मुस्कुराया और अचानक अरमान अपनी गर्दन टेढ़ी करके आस्था की ओर देखकर बोला, क्या हुआ आफत, मुझसे बचना चाहती हो, मुझे छोड़कर भागना चाहती हो, आइडिया सोच रही हो यहाँ से निकलने का। अब जैसे ही अचानक अरमान ने ये सब बोला, आस्था ने तुरंत अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया था और वह मन ही मन में बोली, यह हमने क्या कर दिया। हमने उनके सामने कुछ भी सोचने की जरूरत हिम्मत कैसे की, वह भी यह जानते हुए कि यह तो मन की बातें तक पढ़ लेते हैं। हे कान्हा जी, हमें बचा लीजिए। कहीं ना कहीं आस्था इस वक्त मन में प्रार्थना शुरू करने लगी और वही आस्था को टेढ़े मेढ़े मुंह बनाता हुआ देखकर अरमान ने आस्था सर पर हाथ मार लिया था और मिस्टीरियस टोन बोला, क्या हुआ आफत, एक बार फिर से अपने कान्हा जी को याद कर रही हो। अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, आस्था की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, मानो कि वह अरमान से पूछना चाह रही हो कि हर बार आपको कैसे पता चल जाता है कि हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अभी इससे पहले कि आस्था अरमान को कुछ कहती, तभी अरमान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह दस्तक किसी और ने नहीं बल्कि राजेश ने की थी, जो कि अरमान का सर्वेंट था। अरमान अब एक नज़र आस्था की ओर देखता हुआ अरमान ने जल्दी ही दरवाज़ा खोला। सामने राजेश सर झुकाकर खड़ा हुआ था। तब अरमान एरोगेंट वॉइस में उससे बोला, बोलो क्या काम है। तब राजेश ने कहा, वह बॉस, वो मालकिन की नानी माँ नीचे हॉल में आई हुई हैं, दादाजी आपको बुला रहे हैं। ये बोलकर राजेश बिना रुके वहां से चला गया था। वही आस्था जिसने राजेश की बात सुन ली थी, वह तुरंत खुशी से खड़ी हुई और तेजी से बोली, क्या या हमारी नानी माँ आई है, हम आ रहे हैं नानी माँ। ऐसा बोलकर जल्दी ही बेड से कूद के आस्था जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, अरमान ने तुरंत आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया था। आस्था हैरानी से अरमान की ओर देखने लगी थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें झुका ली थी। वही अरमान आस्था की झुकी हुई नजरों को देखता हुआ उसका पूरी तरह से मुआयना करने लगा था और फिर अरमान आस्था के करीब गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया था। अब तो आस्था की सांसें और तेजी से चलने लगी थी। अपने आप ही आस्था के हाथ अरमान की गर्दन में फंस गए थे। तब अरमान ने आस्था को बेड पर बिठाया और खुद बड़े ही आराम से उसके सामने बैठा गया था और घूरते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। अब आस्था की हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वह अरमान की तरफ देखे, लेकिन अरमान आस्था से बोल रहा था, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया अभी और इसी वक्त मेरी तरफ देखो।
तब आस्था ने अरमान की ओर देखा। अरमान उसे अपनी ओर देखता हुआ देखकर अरमान मुस्कुराया और फिर अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बोला, नीचे तुम्हारी नानी में आई है, तुम जानती हो ना तुम्हें क्या कहना है। अब आस्था की आंखों में कितने ही सारे सवाल आ गए थे और आस्था हैरानी से अरमान की ओर देखकर बोली, हमें क्या क्या कहना है, मतलब हम आपकी बात नहीं समझे। तब आस्था को इस तरह से अटकता हुआ देखकर अरमान ने अपने गर्दन टेढ़ी करके आस्था की ओर देखा। अब आस्था अरमान को इस तरह से अपनी ओर देखता हुआ देखकर डर गई थी, क्योंकि उस वक्त अरमान बड़ा ही अजीब सा एकदम सनकी सा लग रहा था, जो उसे गर्दन टेढ़ी करके तिरछा मुस्कुराकर देख रहा था। तब अरमान गर्दन टेढ़ी कर ही बोला, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, मैंने तुम्हें पहले दिन ही अच्छी तरह से समझा दिया था कि तुम मेरी क्या हो, तुम्हें याद है ना। तब आस्था ने सर झुका कर ही जवाब दिया, अब हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, दादाजी ने हमें बोला है कि अब से हम आपसे आज़ाद है और उसके बाद हम आपकी जिंदगी से चले जाएंगे, फिर इन कागज़ों की कोई मायने नहीं रहेंगे, और वैसे भी दादाजी ने हमें बोला है कि बहुत जल्द आपका और हमारा तलाक। बस आस्था ने इतना ही बोला कि अचानक अरमान की आंखें एकदम सर्द हो चुकी थी। अरमान की आंखों में एक तूफान आकर खड़ा हो गया था और उसने तुरंत आस्था के बालों को कसकर पकड़ा था और उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया और पैशनली किस करने लगा। आस्था अरमान से बचने के कितने ही कोशिश कर रही थी, लेकिन अरमान ने एक पल के लिए भी उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया था। और जब आज आस्था की सांस पूरी तरह से खींच खींच कर आने लगी, तब जाकर अरमान ने आस्था को छोड़ा। आस्था बहुत जोरों से लंबी लंबी सांस ले रही थी और बेपरवाही से बोली, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। आप बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं आप, हमें आपसे नफरत है, हमें आपसे नफरत है, समझे आप, हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, आप एक नंबर के राक्षस है, आप पिशाच भूत है, प्रेत है, हमें जाने दीजिए, हम नहीं रुकेंगे। ऐसा बोलकर आस्था जैसे वहां से जाने लगी। अचानक से अरमान ने अपनी बंदूक निकालकर आस्था के सर पर तान दी थी। अब तो आस्था की सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी, वह बेहद डर गई थी। तब अरमान ने आस्था को डरते हुए देखकर अपनी बंदूक की नोक उसके गालों से फिराते हुए उसके होठों तक ले आया और अपनी बंदूक की नोक को उसके होठों पर 2 बार टेप करके बोला, तुम्हें इतना मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी और बिल्कुल समझदारी से जैसा मैं कहूँगा वैसा करती रहोगी, तब तक तुम्हारी जान भी सेफ रहेगी, साथ ही साथ तुम्हारी प्यारी नानी माँ और तुम्हारे पूरे परिवार की जान तब तक सेफ रहेगी। मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया उर्फ आफत, अब तुम खुद समझदार हो, तुम्हें क्या करना है। अरमान की बात सुनने के बाद अब आस्था तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गई थी, क्योंकि अरमान तो आस्था को धमकी देकर जल्दी ही उसे कमरे से बाहर निकल चुका था। वही नानी माँ बिल्कुल सुबह सुबह ही मनोज के साथ सिंघानिया मैंशन में पहुंच चुकी थी। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया था, लेकिन जब नानी माँ ने उन गार्ड्स को छुड़ते ही वहां पर गाली बकना शुरू किया। नानी बड़बड़ाई जा रही थी, अरे सत्यानाश हो जाए तुम्हारा, बेड़ा गर्क हो तुम सबका, तुमने मेरी बेटी को अगवा कर लिया, देखना ऊपर वाला तुम्हारे लंबे लंबे कीड़े पैदा कर देगा, तुम सब गल सड़कर मरोगे, खोल दो दरवाज़ा, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। ऐसा बोलकर नानी माँ ने वहां चिल्लाना शुरू कर दिया था। तब सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैरान हो चुका था, क्योंकि आज तक ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई आकर इस तरह से सिंघानिया मैंशन में गालियां दे रहा था। तो इसीलिए उन्होंने दादाजी को इस बात के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी, क्योंकि दादाजी तो बहुत सुबह जल्द ही उठ जाया करते थे। तो वो जल्दी से दरवाजे पर आए और दरवाजे से आस्था की नानी माँ शारदा जी को देखकर दादाजी ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें इज्जत के साथ अंदर लाने के लिए कहा। एक पल को तो नानी माँ सिंघानिया मैंशन देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत सा वो मैंशन था, एकदम महलों के जैसा था। लेकिन फिर उनका चेहरा सख्त और कठोर हो गया था और जल्दी वो दंदनाते हुए मैंशन के अंदर आई और वह दादाजी की ओर देखकर बोली, देखिए भाई साहब, मैं यहाँ अपनी बेटी को लेकर जाने के लिए आई हूँ और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए अभी। और इसी वक्त ये बोलकर नानी माँ ने जल्दी ही दादाजी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया था और खुद उनसे आस्था को लेकर जाने की डिमांड कर दी थी। तब दादाजी यानी आलोकनाथ जी दोनों हाथों को जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देखिए बहन जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे पोते अरमान ने जो किया वह ठीक नहीं किया, लेकिन आपको मेरी बात समझनी होगी। मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता हूं और मैं तो आपको भी यही कहूंगा कि आप उससे कुछ ना बोले, मैं उसे समझा बुझाकर आस्था बेटी को वापस भिजवा दूंगा। आप प्लीज अंडरस्को परेशान मत होइए, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आस्था को यहाँ इस घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे ही दादाजी ने अपनी बात खत्म की, शारदा जी की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था और वह बोली कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्या आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है? अरे 2 चपेट मारो उनके मुंह पर, जैसा आप कहेंगे वैसा वह करेंगे। और आप तो यहाँ मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? भला और मैं आपकी बात क्यों सुनूं, और वह होता कौन है
मेरी बेटी को इस तरह से अपने पास रखने वाला। अब तो नानी माँ की इस तरह की बातें सुनकर आलोक जी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, और वह अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, शायद आप भूल रही है बहन जी, अरमान आस्था का पति है और कोई भी कानून, कोई भी समाज पति पत्नी को एक साथ रहने से नहीं रोक सकता है। एक पल के लिए दादाजी की बात सुनकर नानी माँ चुप हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखिए पति पत्नी है, ठीक है, लेकिन वह जबरदस्ती का रिश्ता था और खुशी खुशी आपने ही उसे वापस घर भेजा था ना, तो फिर अचानक से क्या हुआ आपके पोते को? देखिए भाई साहब, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं अभी और इसी वक्त अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मेरी बेटी ठीक है या नहीं है? कहीं कल रात तुम लोगों ने उसे मार तो नहीं डाला? देखो तुम अमीर लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर जल्दी ही नानी माँ ने हॉल में रखी हुई एक एक चीजों पर अपनी छड़ी से मारना शुरू कर दिया था। अब हॉल में इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला करता हुआ सुनकर ध्रुवाहान सुमित भी वहां अपने कमरे से बाहर आ गए थे, और सभी आस्था के नानी माँ को वहां देखकर हैरान थे। ध्रुव ने तो नानी माँ से गले मिलने की भी कोशिश की थी, लेकिन नानी माँ ने उसे हाथ बढ़ाकर रोक दिया था और बेपरवाही से बोली, आज हम यहाँ किसी से नहीं मिलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को लेने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसा बोलकर नानी माँ ने एक बार फिर सभी चीजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था, और सभी के सब एक जगह खड़े होकर डेरिंग नानी माँ को देख रहे थे। कहीं ना कहीं इस तरह का मनोरंजन देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहे थे। वही मनोज जी अपनी माँ को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नानी माँ एक छड़ी उनको भी धर दी थी और उन्हें धमकाते हुए बोली कि अगर वह आगे आया तो और पिटेगा, इसीलिए वह भी अब एक साइड में खड़े हो गए थे। अब दादाजी उन्हें रोकने के लिए बोले कि आप ये क्या कर रही है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, अरमान आ जाएगा तो बहुत गुस्सा करेगा। लेकिन नानी माँ बवाल मचाते हुए बोली, मैं आपके पूरे घर का नक्शा बिगाड़ दूंगी अगर अभी और इसी वक्त आपने मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलवाया तो। तकरीबन पूरे आधे घंटे तक लगातार नानी माँ घर के सामानों पर, घर की इंपॉर्टेंट चीजों पर अपनी छड़ी से वार करती रही। अब तो आलोक जी भी नानी माँ को समझाते समझाते थक चुके थे और एक तरफ बैठ गए और जो कुछ भी नानी माँ कर रही थी उन्हें करने दे रहे थे। जल्दी नानी माँ ने कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजों का कबाड़ खाना बना दिया था। उसके बाद वह थक गई थी और थक कर आलोक जी के ठीक सामने बैठ गई थी। नाराजगी से बोली, अंडस्को देखिए, ये मत सोचिए कि मेरी बुरी हड्डियों में ताकत नहीं है, मैं अभी भी 10 का मुकाबला कर सकती हूँ, समझे आप? और अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो आप देखिएगा, मैं अपना पूरा गांव यहाँ लेकर आ जाऊंगी और आप सब लोगों पर चढ़ाई करवा दूंगी। ऐसा बोलकर नानी माँ दादाजी को धमकी देने लगी थी। अब तो दादाजी मन ही मन में मुस्कुराने लगे थे और सोचने लगे, अरे वाह, अरमान सिंघानिया को तो रिश्तेदार भी बिल्कुल उसके जैसे ही मिले हैं। अब दादाजी को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर नानी माँ हैरान थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। वही मनोज जो कि अपनी माँ के साथ वहां आया था और अपनी माँ का इस तरह का हंगामा देखकर डर के मारे एक जगह दुबक कर खड़ा हो गया था, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सिंघानिया परिवार के लोगों के सामने खड़ा हो सके। और अपनी माँ की ऐसी हरकत देखने के बाद वह मन ही मन में सोच रहा था कि यह मेरी बुढ़िया माँ को आज क्या हो गया है, लगता है आज तो यह हम सबकी कब्र खुदवा कर ही रहेगी क्या। ये जानती नहीं कि यह इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इस वक्त मनोज अपनी माँ को देखकर उन्हें कोसे जा रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने सिंघानिया मेंशन में बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। वेल, तब दादाजी ने राजेश को इशारा किया कि वह जाकर अरमान को बुलाकर लेकर आए। राजेश ने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अरमान को दे दी थी और अरमान अब नीचे ही आ रहा था। नानी माँ ने थोड़ी देर आराम किया। आरा करने के बाद एक बार फिर अपनी छड़ी उठाकर वह सिंघानिया मेंशन का एक एक करके सामान तोड़ने शुरू करने लगी थी। तभी अरमान नीचे आया। नानी माँ जो के दादाजी की ओर देखकर बोली जा रही थी, देखिए, अगर आपने मेरी बेटी को अभी और इसी वक्त मेरे सामने नहीं लेकर आए तो मैं आपके इस घर का सामान तोड़ दूंगी। बड़बड़ाई जा रही थी। अरमान ठीक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अब अनायास ही नानी माँ के हाथ की जो छड़ी थी वह किसी हॉल के सामान की बजाय सीधा अरमान से के कंधे से जा लगी थी। अब नानी माँ हैरान हो गई, क्योंकि अब कुछ भी टूटने की आवाज नहीं आई थी, लेकिन छड़ी लगी जरूर थी, जैसे मानो किसी लोहे से टकराई हो। तो इसीलिए नानी माँ ने जैसे ही अपने सामने देखा तो बिल्कुल पावरफुल ऑरा के साथ अरमान खड़ा हुआ था। नानी माँ के हाथों से अरमान को देखते ही छड़ी अपने आप छूट गई थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया का ऑरा ही ऐसा था कि उनके सामने आने पर अच्छे अच्छे लोग अच्छे भीगी बिल्ली बन जाया करते थे। अब केवल अरमान की आंखों को देखने से ही नानी माँ की छड़ी उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई थी। ध्रुव, आहान, सुमित जैसे ही बाकी सबने ये देखा कि नानी माँ ने गलती से अरमान को छड़ी मार दी है तो उन लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। और वही आहान तो ध्रुव के कंधे लगकर रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, एक थी नानी माँ, मुझे नानी माँ बहुत याद आएगी, कितनी क्यूट थी ना ये। ऐसा बोलकर आहान झूठ मूठ रोने की एक्टिंग करने लगा था।
वही ध्रुव ने उसको एक चपेट लगा दी थी और बोला चुप करके खड़ा रह और जो हो रहा है उसे देखता रह। तभी अरमान एक नज़र नानी माँ को देखा हुआ सीधा जाकर अपने हेड चेयर पर बैठ गया था और वहां बैठकर थोड़ा सा तेज आवाज में बोला, राजेश मेरे लिए काफ़ी लेकर आओ। अरमान की आवाज़ सुनकर जल्दी ही राजेश ने उसके फेवरेट कॉफ़ी उसके हाथों में थमा दिए थी। तब नानी माँ ने एक नज़र अरमान की ओर देखा था, फिर उसके सामने जाकर खड़ी हुई और गुस्से भरी आवाज़ में बोली, देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। कहाँ है मेरी आस्था? मुझे मेरी गोरी ला कर दो, मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊंगी। अब जैसे ही नानी माँ ने अरमान ने भी कुछ नहीं बोला, तब अरमान ने केवल एक नज़र उठाकर नानी माँ की ओर देखा। उसके बाद वह फिर अपना लैपटॉप के थ्रू काम करने लगा था। ठीक उसी वक्त टाइगर अरमान के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया था। टाइगर को वहां देखकर नानी माँ बिल्कुल ढीली पड़ गई थी। वो सोचने लगी कि अगर इस घोड़े जैसे लड़के ने मुझे उठा लिया तो पक्का फिर घर से बाहर ले जाकर छोड़ेगा, जैसे उसने कल रात पार्टी में किया था। तब नानी माँ की आवाज़ अपने आप ही धीमी हो गई थी और अरमान को समझाते हुए बोली, देखो तुम जो कर रहे हो ये गलत है, तुम मेरी बेटी की मर्जी के बिना उसे यहाँ नहीं रख सकते हो। अब जल्दी ही अरमान ने अपनी कॉफ़ी के 2 से 3 सीप लिए थे और कॉफ़ी मग को उस टेबल पर रखकर खड़ा होकर अपना सूट ठीक किया और नानी माँ की ओर देखकर बोला, आपकी बेटी को मैंने यहाँ जबरदस्ती नहीं रखा है, वह अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी वह आएगी, आप उससे पूछ लेना। अरमान ने केवल इतना ही कहा और एक बार फिर बैठकर वह अपने लैपटॉप में घुस चुका था। अब तो अरमान की बात सुनकर नानी माँ के साथ साथ जितने भी लोग इस वक्त हॉल में मौजूद थे सभी हैरान हो चुके थे। वही आहान और ध्रुव एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे थे। तब आहान ने ध्रुव के कान में कहा, एक ही रात में भाई ने ऐसा क्या कर दिया कि भाभी अपनी मर्जी से यहाँ रहने को तैयार हो गई है। लेकिन सुमित का चेहरा एकदम भावहीन हो गया था। वह समझ चुका था कि अरमान ने प्यार से तो आस्था को समझाया नहीं होगा। फिलहाल वो एक तरफ जाकर बैठ गया था और आकाश को कॉल करने लगा था। वही आकाश जो कि उस वक्त रश्मि को अपनी बाहों में लिए सोए हुए था।